ताकि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो सके। दूसरा, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नगर निकायों में जल जमाव की समस्या के निदान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापन 23/17 दिनांक 17/12/2021 द्वारा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता निर्धारित है। इसी क्रम में निर्धारित प्राथमिकता एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में नगर निगम समस्तीपुर के लिए भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की योजना स्वीकृत की जा सकेगी। इसमें महोदय संज्ञान में ये मामला समस्तीपुर का हम लोगों के है, जल जमाव की जो स्थिति है। तो जैसे अपना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की योजना के तहत प्राथमिकता तय की गई है, उसी के तहत निधि की उपलब्धता होते ही जो है हम लोग इसको लेकर के कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद समस्तीपुर पे विशेष ध्यान देने के लिए। माननीय सदा श्री विद्यासागर केसरी, माननीय सदा श्री विद्यासागर केसरी, श्री मुरारी मोहन झा जी, माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह नहीं है, माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी नहीं है, माननीय सदस्य श्री मनोज यादव, माननीय मंत्री कृषि विभाग, माननीय मंत्री कृषि विभाग, ऐसे तो हमने उत्तर उनको दे दिया है। अगर आपकी अनुमति हो, वो माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं फिर से पढ़ सकता हूं। आपको ऑनलाइन आपके प्रश्न के जवाब दे दिए गए हैं। अगर फिर भी अगर मिल गया है तो आप पूरा पूछ लीजिए, सदन का समय जाया नहीं होगा। तो वो पढ़ लो सर। महोदय, आंशिक रूप से सकारात्मक है। आप विदित वित्तीय वर्ष 2021-22 में बांका जिला अंतर्गत जल साजन के माध्यम से 30 लाख रुपए व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 22-23 में 6 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अब तक कुल 1.28 करोड़ मात्र व्यय किया गया है महोदय। दूसरा सकारात्मक है महोदय। तीसरा, जल छाजन की योजना केंद्र प्रायोजित योजना है महोदय, जिसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास 2.0 है महोदय। भारत सरकार के मार्गदर्शिका के आलोक में लाभांतों के सम्मिलित जल छाजन समिति द्वारा चयनित लाभुक के द्वारा कार्य कराया जाता है। जल छाजन समिति के अध्यक्ष स्थानीय मुखिया होते हैं महोदय। सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सस्य भूमि संरक्षण एवं उप निदेशक भूमि संरक्षण द्वारा सतत रूप से किया जाता है महोदय। साथ ही समय समय पर जल छाजन की योजनाओं का पर्यवेक्षण मुख्यालय स्तर से भी हम लोग जांच कराते रहते हैं महोदय। तो किसी योजना का विशेष अगर माननीय सदस्य को किसी योजना पे अगर उनका है कि ये योजना में गड़बड़ी हुई है, तो अगर माननीय सदस्य हमें लिखित रूप से देते हैं तो निश्चित तौर पे महोदय हम अपने यहाँ से अधिकारियों को भेज करके और पूरी हम उसकी जो है जांच कराएंगे, और अगर उस जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो हम उनको नियमानुसार जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। आसन को निष्पक्षता के साथ राज्य संचालन नियमावली के मुताबिक
दायित्वों के निर्वहन कर रही है और आप प्रजातंत्र के हत्या के रूप में आप नाजायज तरीके से बेल में घूम करके जनहित के कार्यों में आप बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह जो है कहीं से लोकतांत्रिक जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और आपके जो है विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में जो व्यवस्था है उसके बिल्कुल विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं। श्री हरिभूषण ठाकुर बिचौर माननीय श्री रणविजय साहू मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। आप क्यों नहीं, आप आइए ना जगह पर आइए, आपसे बोलिए, बोलूंगा समय दूंगा, वहाँ आइए। ऑनलाइन दिया गया है जवाब, अगर कोई सप्लीमेंट माननीय सदाशिवम नहीं पढ़े तो पढ़ देंगे। माननीय नगर विकास आवास मंत्री जी 1 मिनट स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्यगण, सरकार की सभी विभागों से आज 100% उत्तर प्राप्त हुए हैं। आप भी उत्तर पढ़कर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, सभी माननीय जो हमारे मंत्री हैं सबको धन्यवाद। रणविजय साहू मंत्री नगर विकास विभाग, आपका भी सब सवाल आया हुआ, आप नहीं पूछ पाए। आप कहाँ? अरे यहाँ तो बैठवाइए जगह पर बैठवाइए। 100% जवाब आया है। पूछता हूँ महोदय, 100% जवाब आया है। मंत्री नगर विकास आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन जवाब दिया गया है, अगर सदस्य को कोई सप्लीमेंट्री पूछना है तो पूछ सकते हैं और अगर नहीं पढ़े तो हम पढ़ देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का रणविजय साहू जी, आपके प्रश्नों का जवाब पहले से मिल चुका है आपको। अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर सप्लीमेंट्री न पूछें और अन्य को आप पूछने का अवसर दें। धन्यवाद। माननीय श्री नीतीश मिश्रा, माननीय विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी, माननीय श्री अनिल कुमार जी, माननीय श्री अनिल कुमार जी, माननीय श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, माननीय श्री मंजू अग्रवाल जी, पूछती हूँ माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। महोदय, वास्तुस्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत शेरघाटी अनुमंडल में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 27/80 दिनांक 14/12/2021 द्वारा स्थायी बस स्टैंड निर्माण योजना के प्रशासनिक पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 22/79 दिनांक 14/12/2021 द्वारा गया जिला अंतर्गत नगर परिषद टिकारी क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड निर्माण योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जी सर। माननीय सदस्य मंजू अग्रवाल जी, माननीय जो अपने मंत्री जी हैं उनके जो प्रश्न आए, अगर आप संतुष्ट हैं और नहीं अगर कुछ पूछना चाहती है तो पूरा पूछ सकती है। संतुष्ट है सर, जल्दी कराया जाए। इसमें महोदय, साफ साफ जवाब में दिया गया है जिला अंतर्गत नगर परिषद टिकारी क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड निर्माण योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आपके प्रश्न का जवाब सही तरीके से हो गया है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पंकज कुमार मिश्रा, माननीय सदस्य, मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। श्री पंकज कुमार मिश्रा जी के जवाब
मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, महोदय सामान्य प्रशासन में स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरित हो गया। जी जी स्थानांतरित हो गया। अब करे माननीय विधायक श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। महोदय जवाब आया है, मैं पूरक पूछता हूँ। जवाब आया है, पूरक ये है। पूछिए। जी, पूरक ये है कि पहले तो खुद ही विभाग ने स्वीकार किया है कि सर्वे त्रुटिपूर्ण है। यदि सर्वे त्रुटिपूर्ण है तो फिर वो काम कैसे होगा? स्वाभाविक है, जवाब बहुत ही भेद तरीके से दिया गया है। वहां जो है एलपीसी निर्गत नहीं किया जा रहा है। एलपीसी निर्गत नहीं किए जाने की वजह से गरीबों को आवास योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, और यही सच है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसके व्यवहारिक पक्ष की जांच करवा करके आवश्यक कार्रवाई करें, क्योंकि जो जवाब दिया गया है ये बहुत ही भेद है और बिल्कुल ही सही नहीं है। माननीय मंत्री जी उसकी जांच करवा ली जाएगी। जांच माननीय मंत्री करा लेंगे। श्री चंद्रहांस चौपाल जी, श्री चंद्रहांस चौपाल जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। माननीय सदस्य को कोई पूरक प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। माननीय सदस्य अगर आप पूरक पूछना चाहते हैं तो पूरक। जी, आपके माध्यम से जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारे विधानसभा में लगभग सभी पंचायत में पाइपलाइन से जल स्राव हो रहा है, उसे जल्द मरम्मती कराना। आप जल्द मरम्मती करा देंगे, जैसा कि माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आया उससे पहले हम लोग मरम्मती का कार्य करा दिए। साधारण लीकेज और विद्युत दोष के कारण कहीं कहीं होता है, लेकिन विभाग तत्पर रहता है, तुरंत उसकी कार्रवाई होती है महोदय। यदि माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक जगह हो तो ये लिख के दे देंगे, हम वहां भी करवाएंगे। सरकार बिल्कुल तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बीमा भारती, माननीय सदस्य श्रीमती बीमा भारती, बीमा भारती, आप पूछे तो। मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ऑनलाइन दिया हुआ है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय का इजाजत हो तो हम पढ़ दें, और नहीं तो ऑनलाइन जवाब दिया हुआ है। माननीय सदस्य पूरा प्रश्न पूछ सकती हैं। सुना दिया, पढ़ के सुना दिया जाए। अच्छा, आप पढ़कर सुना दें। अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। पूर्णिया जिला अंतर्गत प्रखंड रुपौली में एकरनामा के अनुसार कुल 20 पंचायत के 284 वार्डों में से 236 वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष 48 वार्डों का कार्य माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण लंबित है। प्रखंड बरहारा कोठी में एकरनामा के अनुसार कुल 19 पंचायत के 247 वार्डों में नल जल योजना का कार्य हुआ है। प्रखंड रुपौली में निर्मित 236 वार्डों में से 236 वार्ड एवं प्रखंड बरहारा कोठी में निर्मित 243 वार्डों में 243 वार्ड में नल जल योजना चालू है एवं सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है। कभी कभी विद्युत दोष, लीकेज, स्टार्टर एवं मोटर जलने के कारण योजना बंद होती है, जिसे ससमय निराकरण कराकर योजना चालू करा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट दिया गया है वहाँ से जिला से, वह रिपोर्ट गलत है। कहीं भी नल जल का जो योजना है हमारे विधानसभा रुपौली में बरहारा प्रखंड में सभी जगह जो है बंद है। काल समाप्त हुआ। बंद। जिन जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदल पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। कार्य स्थगन की सूचना जो प्राप्त हुए हैं माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 दिसंबर 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री अरुण शंकर प्रसाद,
श्री संजय सरावगी, श्री जीवेश कुमार, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह जी आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। अब शून्यकाल लीजिए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। कैसे आपको, आप पहले देखिए, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं कि आप अपने माननीय सदस्यों को आप वेल से कहिए कि आकर के अपना स्थान जो निर्धारित है उसको ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद अगर आसन से आप आग्रह करेंगे और आसन से इजाजत दिया जाएगा तभी आप अपने बात को कह सकते हैं। पहले आप नियंत्रित कीजिए और आप जो है अपने सदस्यों को आसन पर जाने के लिए आग्रह कीजिए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री रामप्रीत पासवान, श्री रामप्रीत पासवान, श्री अख्तरुल इमाम, श्री अख्तरुल इमाम। अध्यक्ष महोदय, बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा प्राप्त है, किंतु उर्दू शिक्षक, अनुवादक, सहायक अनुवादक, उर्दू मसावरती कमेटी, उर्दू अकादमी के रिक्त पदों पर बहाली करने में सरकार टाल मटोल कर रही है, कर उर्दू भाषा को समाप्त करने की साजिश कर रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से प्रतिपक्ष रहे हैं, अतः और तेजस्वी बाबू भी नेता प्रतिपक्ष रहे, क्या नियमावली दिवा रहे हैं सर? आप नियमावली के जो व्यवस्था है उसका अवहेलना आप कर रहे हैं, नियम पर आप नहीं चल रहे हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से उर्दू के साथ न्याय करने की मांग करता हूं और रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली की मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू, श्री रणविजय साहू। महोदय, सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है। मोरबा में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में मोरबा डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग करता हूँ। एक बार भी नहीं कहते हैं कि आप लोग आकर बैठ जाइए, एक बार भी नहीं कहते हैं कि आप लोग आसन आकर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, बराबर वो कहते थे हम लोगों को कि आप लोग बेल में न जाइए, लेकिन आप एक बार भी अपने मुंह से इस बात को नहीं कि ऐसा नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष कहलाते हैं और नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व होते हैं उस दायित्व का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं। श्री अरुण सिंह, माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह, बोलिए अरुण सिंह जी। अरुण सिंह जी कहा। बिहार राज्य के दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अरुण सिंह जी, बिहार राज्य के दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बिहार प्रदेश में 51 लाख दिव्यांगों जनों के हितों में 46 सूत्री मांगों को लागू करने की मांग करता हूं। श्रीमती नीतू कुमारी, श्रीमती नीतू कुमारी जी, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों सकरपुरा, बरौल, भनैल, लोदीपुर, पचमुखी, बसगंडा, मलिकपुर, निमदारगंज, लोधा एवं पचगामा सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट श्री भरत बिंद, माननीय सदस्य श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत प्रखंड भभुआ पंचायत रूपपुर के ग्राम
बुराईपुर में दुर्गावती नदी पर पुल का निर्माण हुआ है। अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण दर्जनों गांव की जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है। अतः उक्त नदी पर अप्रोच रोड बनवाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, नियोजित एवं नियमित सभी प्रकार के कर्मियों के लिए बिहार सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह जी, माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत रजौली प्रखंड के हरदिया में विगत 14 अक्टूबर को 23 गरीब परिवारों के घरों को कोर्ट के आदेश के आलोक में तोड़ दिया गया, जबकि कर्पूरी ठाकुर के समय फुलवरिया जलाशय के विस्थापितों को यहां बसाया गया था। सभी उजाड़े गए परिवारों को फिर से बसाने की मांग करता हूं। श्री राम रतन सिंह जी, माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, तोगड़ा विधानसभा स्थित तोगड़ा प्रखंड के चिल्हाव पंचायत में खिद्दी चक बलान नदी पर हजारों हजार लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री अजमिन ऋषिदेव, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नगर पंचायत रानीगंज में NH 327 के बगल में स्थित बस स्टैंड सड़क से काफी गहरे में है, जिससे बारिश होने पर जल जमा हो जाता है। अतः बस स्टैंड को NH के लेवल में करते हुए केंद्रीकरण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्री भीम कुमार सिंह, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड में निर्माणाधीन हमीद नगर बराज की वितरणी के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा पुराने दर पर दिया जा रहा है। यह बहुत ही कम है, जबकि वहीं NTPC नबी नगर द्वारा नई दर पर दिया जा रहा है। अतः भू मुआवजा नई दर पर दिए जाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। श्री भूदेव चौधरी जी, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य सतदेव सिंह जी, आप तो स्वयं अपने आप में माइक है। श्री भूदेव चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत रजौल प्रखंड के सुजानपुरा रायडार से गुरादी पासवान टोला तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क कच्ची एवं जर्जर है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है। अतः जनहित में अविलंब सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। श्री अजीत कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में TET, DTET एवं CTET पास अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन के छठे चरण की तकनीकी बाध्यताओं को दूर कर 7वें चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, माननीय सदस्य। बिहार के कई जिलों में हाई कोर्ट के आदेशानुसार घर तोड़े गए हैं। आगे बेटिया जंगी मस्जिद रोड की दुकानों समेत हजारों गरीबों के घर तोड़ने की सूचना दी गई है। सरकार से अध्यादेश लाकर इसे रोकने और पुनर्वास की मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, अरवल के परासी गांव में हुई अग्निकांड में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है एवं अयारा में गद्दोपुर के एक दलित की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परासी अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों को स्पीडी ट्रायल कर सजा देने, दोनों पीड़ित परिवारों को
20-20 लाख रुपए मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री इजहारुल हुसैन। बिहार सरकार द्वारा मदरसों में नियोजित नए हाफिजों को मौलवी के समकक्ष वेतन भुगतान की जा रही है, परंतु नियुक्त पुराने हाफिजों को मौलवी के समकक्ष वेतन नहीं दिया जा रहा है। अतः पुराने नियुक्त हाफिजों को भी मौलवी के समकक्ष वेतन की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाई सिरघाटी को विद्यालय के पूर्व प्रभारी श्री राजकुमार सिंह के द्वारा छात्र कोष से अवैध निकासी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, विषय अस्पष्टता के कारण इसको मैं विशेष परिस्थिति में चाहता हूं कि आप इसको संक्षेप और जो शून्यकाल की व्यवस्था है उसी के तहत आप पढ़ें, लंबी ना ले जाएंगे। बिना किसी पूर्व सूचना के महोदय 50 साल से दरभंगा के रजवाड़ा गांव में बसे दलितों पर बर्बर दमन अभियान चलाकर उसकी झुपड़ियां तोड़ दी गई और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले पप्पू खान सहित कई पर मुकदमा ठोक दिया गया। दलितों को फिर से बसाने और मुकदमे की वापसी करने की मांग करता हूं। महोदय, ये गंभीर मामला है। माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, शून्यकाल काफी गंभीर मामला है। मैंने कहा कि पढ़ दिया जाता है, इस पर जो है बहस नहीं कराई जाती, इसलिए कृपया भाव विस्थापित है। आपके भाव को पूरा सदन समझ गया। सरकार को निर्देश दिया जाए कि 100 घर को बढ़ा दिया जाए। सरकार सब कुछ सुन रही है, आप स्थान ग्रहण करें। श्री मुरारी मोहन झा, श्री ललन कुमार, श्री ललन कुमार, श्री रामविलास कामत। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत दुबियाही के ग्राम दिघिया, बेलागोट एवं अन्य गांवों में कोसी नदी से हो रहे कटाव से बचाव के लिए कटाव निरोधी कार्य करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री संजय कुमार गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिला अंतर्गत तरियानी छपरा थाना में सीतामढ़ी जिला के सौली रुपौली को तरियानी थाना में रखा गया है और सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेलखंड थाना में शिवहर जिला के 2 गांव खोटा और खोटपट्टी को बेलखंड थाना में रखा गया है। मैं मांग करता हूं कि बेलखंड थाना में सौली और रुपौली को जोड़ा जाए। श्री कुंदन कुमार, माननीय सदस्य नहीं। श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, माननीय सदस्य। जिला लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संगम टाकिज के सामने से रिवर फ्रंट नाली पहाड़ी तक बनाने की मांग करता हूं। श्री विनय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुड़िया प्रखंड अंतर्गत दिनेरी पंचायत के ग्राम कुंडिया में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन ध्वस्त होने के कारण सामुदायिक भवन में पठन पाठन का कार्य चल रहा है। अतः मैं राज्य सरकार से नया प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का मांग करता हूं। श्री विनय कुमार हो गए। श्री जयप्रकाश यादव, मोहम्मद अंजार नईनी। अध्यक्ष महोदय,
किशनगंज जिला अंतर्गत नेहरू कॉलेज बहादुरगंज 1965 से संचालित है, जहां विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पढ़ाई नहीं होती है। छात्रों को इन दोनों संकायों की पढ़ाई के लिए 30 से 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। निर्धन परिवार वंचित रह जाता है। शिक्षा विभाग से उक्त दोनों संकायों की पढ़ाई चालू करने की मांग करता हूँ। श्रीमती शालिनी मिश्रा। में कार्यरत नवनियुक्त एडीसी को निर्धारित मानदेय का भुगतान संयुक्त निदेशक रसायन द्वारा नहीं किया जा रहा है। साल में 12 महीने के बदले इनको 9 से 10 महीने का ही भुगतान दिया जाता है। अतः निर्धारित दर से पूर्ण भुगतान की मांग करती हूँ। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव नहीं है। श्री राणा रणधीर नहीं है। श्री विद्यासागर केसरी नहीं है। चलिए, श्री मुकेश कुमार यादव। बृहद पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है। जनहित में किसानों को खाद उपलब्ध कराने एवं कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री राम विशुल सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत जनहित में आरा मोहनिया NH 319 के हरगांव एवं बिहापुर SHO सब्जी पथ के चितारा के पास ओपी थाना का निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। श्री संजय सरावती। श्री मनोज मंजिल। महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत प्रखंड बरौनी के पूर्वी प्राथमिक विद्यालय बरौड़ा, मध्य विद्यालय मंदिरा और प्रखंड अगलाव के प्राथमिक विद्यालय मोहनदौरा, अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय जड़िया, मिश्रवलिया, बरुणा एवं प्रखंड चौपोखरी के प्राथमिक विद्यालय कौगाखेत के वर्ग भवन निर्माण की मांग करता हूँ। श्री विनय कुमार चौधरी। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड के माधोपुर अठहर पथ में सूझी घाट पर पुल निर्माण की मांग करता हूँ। श्री विजय कुमार खेमता अनुपस्थित। श्री अरुण शंकर प्रसाद। श्री जीवेश कुमार। श्री सुदामा प्रसाद। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के सहार प्रखंड में सहार थाना से और जिला गांव से सहार प्रखंड मुख्यालय जाने का सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जनहित में उक्त सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति देकर तत्काल निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला सहित उत्तर बिहार के सभी जिलों में यूरिया को लेकर किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। दुगुना दाम पर भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। जल्द से जल्द सही दामों पर किसानों को जरूरत के अनुसार यूरिया उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ। श्री गोपाल रविदास। माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास। अध्यक्ष महोदय, हासाडी मसौड़ी पटना में विगत 9 दिसंबर 2022 को शराबबंदी के नाम पर मुसहर, डोम, पासी और पिछड़ी जातियों के लोगों पर बर्बर पुलिस दमन ढाया गया है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया। पिटाई से सोनवा देवी की मौत 2014 को हो गया, 14 दिसंबर को हो गया। घटना की जांच और दोषी अधिकारियों को कार्रवाई की मांग करते हैं। श्री सूर्यकांत पासवान। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत पासारा बगरस पथ नावपुटी प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य पथ है। उक्त पथ के दोहरीकरण और PWD में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूँ। श्री केदार प्रसाद गुप्ता। श्री पवन कुमार यादव। नहीं। अब शून्यकाल समाप्त हुआ। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे।
माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद की सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अध्यक्ष महोदय, भोजपुर, रोहतास सहित पूरे राज्य में उसना चावल मिलों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जिलावार उसना चावल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व वर्ष में लगभग 33% उसना चावल तैयार किया गया था, जिसे लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों की पसंद और मांग के आलोक में इस वर्ष बढ़ाकर 77% किया गया है। पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति व्यवस्थित रूप से हो रहा है। दिनांक 13/12/2022 तक राज्य में 4,48,608 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले साल 13/12/21 तक 3,79,986 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। उसना चावल की मात्रा जिलों की सत्यापित मिलिंग क्षमता पर आधारित है। 17% नमी मापदंड को लागू करना भी एक अनिवार्यता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भुगतान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आवश्यकता अनुसार अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि परिवर्तित करने पर राज्य सरकार विचार करेगी। माननीय सदस्य सुदामा प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आधार क्या है? बिहार के 19 जिलों को सिर्फ और सिर्फ उसना चावल देने का, पैसे का निर्देश देने का आधार क्या है? पहला मेरा प्रश्न यह है कि किस आधार पर 19 जिलों को सिर्फ हरवा चावल और 19 जिलों को किस आधार पर सिर्फ उसना चावल देने का निर्देश दिया गया? दूसरा, ये उसना जो हमने समस्याओं का जिक्र किया कि बिल्कुल बंद है धान अधिप्राप्ति, इसलिए उसना मिलों की संख्या 160 है पूरे बिहार में और अरवा मिल जो है 4,500 है। तो क्या सरकार अपनी इस फैसले को जो है वो वापस लेगी? उसना चावल देने की जो बाध्यता है पैक्सों को, उसको वापस लेगी ताकि किसानों से धान की खरीद हो सके? धान की अधिप्राप्ति के विषय में लगता है माननीय सदस्य ने अच्छे से सुना ले ध्यान से। जो उनका कहना है कि अधिप्राप्ति बाधित हो रही है, जबकि हमने कहा महोदय कि 13/12/22 तक 4,48,600 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में हम लोग अधिप्राप्ति ज्यादा कर पाए हैं। इसलिए धान अधिप्राप्ति में इस तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा है। जहां तक रही कि अरवा मिलों को टैग करने की बात, तो लोगों की मांग पर बिहार में अधिकतर लोग 4 जिलों को छोड़कर अधिक संख्या में लोग उसना चावल पसंद करते हैं और उनके डिमांड पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। तो पिछले वर्ष 33% कर पाए थे, इस बार हम लोग 77% कर पाएंगे उसना चावल तैयार मिलों से। तो अभी जो है हम लोगों ने जो जितना मिल है उसना चावल का, उसमें 77% का लक्ष्य दिया है। उसके बावजूद जो बचे रहेंगे शेष 100% में, तो उसको अरवा चावल लिया जाएगा। तभी तो उतना क्षमता का मिल है उसना चावल का। और जहां तक रही कि बाधित अधिप्राप्ति में कोई अड़चन नहीं है, सभी जगह अधिप्राप्ति हो रहे हैं। सभी जिलेवार हमारे पास आंकड़ा है, यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो हम भिजवा देंगे। महोदय, मूल प्रश्न जो मेरा है कि वो उसका आधार क्या है? अब जैसे हमारे शाहाबाद के चारों जिलों में लोग अरवा खाते हैं, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, और वहां चारों जिलों को उसना मिल में डाल दिया गया है, उसना चावल में डाल दिया गया है। और हमारे जिले में तो मात्र 7 हैं, 7 उसना चावल मिल हैं, 60 अरवा चावल के मिल हैं। तो मुझे लगता है कि इस मूल प्रश्न का जवाब जो है सरकार को देना चाहिए। आधार क्या है? आधार क्या है? आधार हम लोग जानना चाहते हैं। ये लोगों के कहने पर तो हमारे यहाँ तो चारों जिलों में लोग अरवा खाते हैं, उसना क्यों किया गया?
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि 4 जिले में सबसे अधिक धान की खेती होती है, इसलिए वहां से दूसरे जिले में भी चावल तैयार करके भेजा जाता है। उतना तो वहां खपत होता नहीं है, इसलिए वहां भी उतना चावल तैयार किया जाता है ताकि दूसरे जिले में भेजा जाए। माननीय सदस्य महोदय, सरकार के द्वारा बहुत ही स्पष्ट आपके प्रश्न के जवाब दिए गए हैं और ये पूर्व के निर्णय है उसके मुताबिक ही उसना चावल का मांग ज्यादा है, इसलिए पूर्व के उच्च स्तरीय निर्णय में इस तरह के निर्णय लिया गया। पर भी मंत्री जी का कहना है कि उसना के बाद भी जो अरवा चावल की आवश्यकता होगी उसको भी सरकार अपने स्तर से उसको भी अरवा के चावल के जो मिल होंगे उसमें भी और खरीदारी करके उसको भी चालू कराने के काम करेगी। परंतु जो 70% जो पूर्व के निर्णय है उस निर्णय का सही तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है और 4 के अलावा आपके जो 38 जिले हैं उसमें मात्र 4 में ही ज्यादा धान के उपज भी होते हैं और वहां हो सकता है कि अरवा लोग चाहते होंगे, लेकिन अन्य जिले में जो वहां से धान जाते होंगे दूसरे जगह खरीद करके वहां उसना चावल की मांग है। तो जब मांग पर ही आधारित ये जो है मिल स्थापित हुए हैं तो आगे की भी कार्रवाई जो शेष बचे रहेंगे उसके दिशा में करने के लिए माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब में आपको जवाब देकर के संतुष्ट किया है। इसलिए अब आगे की मैं माननीय श्रीमती शालिनी मिश्रा अपनी सूचना को पढ़े। अब तो माननीय सदस्य विजय मंडल जी प्रश्न भी दो उन्होंने किया, दोनों के जवाब माननीय मंत्री के द्वारा मकबूल दिया गया और मैंने भी आपके सदन के भावना को समझते हुए अपने भी जो सोच समझदारी थी उसको भी आसन से व्यक्त किया है और मैंने अब ध्यानाकर्षण पढ़ने के लिए अपने ये शालिनी मिश्रा जी को पुकार दिया है, इसलिए अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के असर्वेक्षित टोपोलैंड भूमि के से संबंधित दिनांक 3/6/16 को प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला की कार्रवाई की कंडिका 2 घ एवं 3 ख के तहत विभागीय पत्रांक 3113 दिनांक 20/7/17 द्वारा राज्य के असर्वेक्षित टोपोलैंड से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर रोक लगाने हेतु निबंधन विभाग के निर्देश को जारी किया गया है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा M 35/2016 4087 दिनांक 16/2022 द्वारा विभागीय पत्रांक 3013 दिनांक 2020/7/2017 को निरस्त कर दिया गया है। निर्देश के आलोक में राज्य में असर्वेक्षित टोपोलैंड का निबंधन प्रारंभ हो गया, परंतु असर्वेक्षित टोपोलैंड की निबंधन भूमि का राज्य के किसी भी अंचल में दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है, रेंट रसीद नहीं काटे जा रहे हैं, एलटीसी निर्गत नहीं किया जा रहा है। अतः असर्वेक्षित टोपोलैंड की निबंधित भूमि का दाखिल खारिज कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। महोदय, असर्वेक्षित भूमि के स्वामित्व और अधिकार के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है। विधि विभाग के द्वारा अपने परामर्श में
न्यायालय के एक विनियमन का उल्लेख किया गया है, जो प्राइवी काउंसिल इज इन द मैटर ऑफ तारक दास आचार्य चौधरी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्टेड इन AIR 1935 PC 125 से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित आदेश अंकित किए गए हैं। इट इज बियॉन्ड क्वेश्चन that the bed of a public navigable river and river gangage undoubtedly belongs to the category presumed to be the property of government and not that of a private person. विद्वान अधिवक्ता बिहार सरकार के द्वारा अपनी राय में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि असर्वेक्षित भूमि यानी कि टोपोलैंड सरकारी भूमि है। इस प्रकार की भूमि को सरकार के दखल एवं स्वामित्व में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। असर्वेक्षित भूमि टोपोलैंड का न तो कैडेस्ट्रल सर्वे और न ही रिविजनल सर्वे हुआ था। ऐसी स्थिति में असर्वेक्षित भूमि टोपोलैंड का खतियान एवं नक्शा नहीं बना है। साथ ही इस प्रकार की भूमि का खाता खेसरा रकबा आदि विवरणी स्वामित्व निर्धारण एवं लगान निर्धारण का भी अभाव है। ऐसे में दाखिल खारिज किया जाना राजस्व विभागीय प्रावधानों के में बिल्कुल संभव नहीं है, के अंतर्गत नहीं है। असर्वेक्षित भूमि टोपोलैंड पर नीति निर्धारण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन विभागीय ज्ञापांक 1597/6 दिनांक 29/9/2022 द्वारा किया गया है। असर्वेक्षित टोपोलैंड भूमि के भू सर्वेक्षण का कार्य संपादित किए जाने हेतु विभागीय दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत असर्वेक्षित भूमि टोपोलैंड के सर्वेक्षण का कार्य भी 2024 तक पूरा हो जाने की संभावना है। माननीय सदस्य शालिनी मिश्रा जी, बिल्कुल स्पष्ट जवाब माननीय राजस्व मंत्री द्वारा दिया गया है, इसलिए कार्यवाही प्रारंभ है। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक दो पूरक है जो इसी से रिलेटेड है, मैं आपसे संरक्षण चाहती हूँ। यह सही है कि 2024 तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि सर्वेक्षण हो जाएगा। प्रत्येक जिले में बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, पूरी सर्वे टीम है, सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, लेकिन सिर्फ टोपोलैंड अनसर्वेड लैंड के सर्वेक्षण को रोका गया है। तो इसका कब तक सरकार इसका निर्देश देगी? 2024 तक माननीय मंत्री जी ने कहा है, लेकिन एक निर्देश देके जो नियमावली है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 नियमावली 2012 के अंतर्गत असर्वेक्षित टोपोलैंड की भूमि के सर्वे को शामिल नहीं किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इस नियमावली 2012 को संशोधित कर टोपोलैंड के सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है, ये मैं सरकार से जानना चाहती हूँ। महोदय, असर्वेक्षित टोपोलैंड भूमि के भू सर्वेक्षण का कार्य संपादित किए जाने हेतु विभागीय दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने की कार्रवाई उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा प्रक्रियाधीन है। अतः जल्द से जल्द इस कार्रवाई की गाइडलाइंस तैयार करके फिर सर्वे में उसको शामिल किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा अपनी सूचना को पढ़ें। नहीं, आपका तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अब पुकार दिया है माननीय तीसरे, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से क्या ऑन गोइंग है इसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने बतला दिया। इंतजार कीजिए। महोदय, राज्य सरकार के कड़े खनिज नियमावली 2019 लाइसेंसिंग नियमों ने स्थानीय बालू गिट्टी व्यवसायियों एवं निर्माण उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कम पढ़े लिखे छोटे दुकानदार हैं
उनके पास लाइसेंस की शर्तों के अनुसार काम करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी नहीं है। उनके यहाँ काम करने वाले हजारों दिहाड़ी मजदूर काम बंद होने से भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। यह सिस्टम इतना जटिल है कि जो व्यापारी लाइसेंस लिए हैं वे 3-4 माह से कोई अपने पोर्टल से बालू गिट्टी खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को मूल व्यापार तथा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है, जिसका राज्य सरकार के लाइसेंसिंग नियम 56 बिहार खनिज नियमावली 2019 के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। महोदय, यह नियम 77 के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार है कि जनहित में नियमों में बदलाव कर सके। अतः छोटे व्यापारियों एवं असंगठित गरीब मजदूरों के हित में आवश्यक संशोधन कर खुदरा भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं की लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के खनन नियमावली 2019 के स्थानीय बालू गिट्टी व्यवसायियों निर्माण उद्योग के काम करने वाले मजदूरों को किसी भी तरह के प्रभावित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से विगत कुछ वर्षों में बालू गिट्टी के व्यापार को सरल, पारदर्शी एवं रोजगार उन्मुखी बनाने हेतु खनिज नियमावली 2019 के प्रावधान के तहत 7 विभागीय मार्गदर्शिका निर्गत है। कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता को बढ़ावा देने हेतु अनुज्ञप्ति देने, चालान निर्गत करने एवं पैसा जमा करने हेतु किसी भी कार्यालय के चक्कर न लगाने का उद्देश्य पूरी प्रणाली को वर्ष 2021 में कंप्यूटरीकृत कर ऑनलाइन कर दिया गया है। हर व्यक्ति को विभाग से अनुज्ञप्ति लेना चाहे तो वह आवेदन और अनुज्ञप्ति ऑनलाइन ही प्राप्त करता है, जिससे पूर्व की शिकायतों पर विराम लगा है। मार्गदर्शिका के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा नदी तट से 5 किलोमीटर के बाहर भंडारण अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत 10 दिन के अंदर संबंधित जिला खनन पदाधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसी नई प्रणाली के फलस्वरूप बालू गिट्टी की अनुज्ञप्ति धारा वर्ष 2020 में मात्र 110 थी, अब बढ़ करके 779 हो गई है। इससे स्पष्ट है कि बालू गिट्टी के व्यवसाय के क्षेत्र में मजदूरों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। साथ ही नीलामी की ऑनलाइन बोली की वजह से एक तरफ राजस्व की बढ़ोतरी हुई तो दूसरी तरफ नए छोटे एवं माहौल व्यवसाय को बढ़ावा मिला है। पहले जो मजदूरी करते थे अब वे स्वयं व्यापार भी कर रहे हैं। साथ ही बालू गिट्टी का अवैध व्यापार पर कड़ा अंकुश भी लगाया गया है। बिहार खनिज समानुदान खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 के नियम 56 बालू एवं पत्थर के व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित नहीं है। यह नियम खनिजों का अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण हेतु दंड के प्रावधान से संबंधित है। खनन नियमावली 2019 के नियम 39 के तहत वैध व्यवसाय को सुनिश्चित करने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है। अनुज्ञप्ति का प्रावधान नहीं रहने से अवैध खनन एवं अवैध भंडार का बढ़ावा मिलता है, साथ ही राजस्व संग्रह में हानि होगी। इसी कारण नियम 77 के तहत ये छाप करने का सरकार का विचार नहीं रखती है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार मानसून अवधि जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह में बालू खनन पर प्रतिबंध रहता है। इस अवधि में भंडारण अनुज्ञप्ति से ही बालू की आपूर्ति की जाती है। वर्ष 2022 में विभिन्न जिलों में विभाग के अनुज्ञप्ति से प्राप्त 779 भंडारण अनुज्ञप्ति धारी द्वारा 34,16,79,098 घन फीट एवं 9,26,99,838 घन पत्थर का व्यवसाय किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभागीय पोर्टल में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि नहीं। मंत्री जी जो बात रख रहे हैं वो नियमावली में जो बात कही गई है उसी बात को रख रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक जो दिक्कतें आई है, खुदरा जो विक्रेता लोग हैं हर एक जिला में कम से कम 500-1000 की संख्या में विभिन्न चट्टी चौराहे से लेकर शहरी क्षेत्रों में अपना सीमेंट, गिट्टी, बालू और इन तमाम तरह के व्यवसाय करते हैं।
बल्कि एक तरह से कहा जाए तो खनन का जो टेंडर होता है उस ठेकेदार से जहां पर भंडारण किया जाता है, उस भंडारण से चालान के साथ लीगल तरीके से अपना माल उठा करके जब जाता है तब वो खरीदते हैं। और पूरी तौर पे सीमेंट से गिट्टी, सीमेंट और छड़ का जीएसटी भी है और दुकान का भी उन्हें लाइसेंस प्राप्त होता है। वो बिना लाइसेंस के कोई दुकानदारी नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ दुकान के आगे जो गिट्टी बालू का रख करके वो बेचते हैं। और यहाँ तक कहना चाहते हैं महोदय कि एक ऐसे दुकानदार की हमारे यहाँ फाइन लगाई गई 46,000 रुपया, जो सिर्फ एक ट्रैक्टर यानी 100 फीट गिट्टी और बालू रख करके अपने हाथ से नाप करके लोगों को बेचता है। और वैसे 46,000 रुपया उस पर फाइन की गई। और जहाँ कहीं भी फाइन किया रहा है 25 गुना फाइन किया जा रहा है। तो मेरा जो इसमें कहना है महोदय कि इस तरीके से अगर किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर सारी दुकानदारी जब बंद होगी तो निचले स्तर पर मजदूरों की एक भारी संकट पैदा होगी, उनके भोजन का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए इसमें जो मैंने कहा है कि 56 के तहत जो है संशोधन करने का भी प्रावधान है और बिहार सरकार इस नियमावली में थोड़ी ढील करे ताकि विक्रेता जो फुटकर विक्रेता है, मैं थोक विक्रेता या भंडारण करने वालों की बात नहीं कह रहा हूँ, उनको राहत मिल सके और व्यवसाय को चलाया जा सके। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। महोदय मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ये लोग लाते हैं दुकान से खरीद करके तो वहाँ ऑलरेडी टैक्स जमा करते हैं। और नहीं अगर टैक्स वहाँ उस टैक्स के बाद भी अगर टैक्स लेना है तो इन लोगों को जीएसटी से जोड़ करके सीधे तौर पर टैक्स लिया जाए। लेकिन जो शर्त लगाया गया है लाइसेंस लेने का कि रोड से कम 150 फीट के 150 मीटर के दूरी पर ही गिट्टी बालू रख सकते हैं। जो एक भी दुकानदार, मैं कहता हूँ कि एक दो को छोड़ दीजिए, तो कोई भी दुकानदार इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता और वैसे में उसकी अनुज्ञप्ति नहीं मिल सकती है तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। महोदय मेरा यही आपसे आग्रह होगा आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से कि सरकार इस पर विचार करे और विचार करके इस व्यवसाय को चलाने में सहयोग करे। जहाँ ई भंडारण में लेबर मजदूर बालू नदी से उठा के लाते और रखते हैं और इन भंडारण से जहाँ भी जो व्यक्ति खरीद कर अपना घर मकान बनाने के लिए ले जाते हैं वहाँ भी मजदूर कर सकता है। तो मजदूर कहीं बाधित तो अपना काम कर ही रहा, लेकिन ये कहते हैं कि हर गाँव में अगर हम बालू गिट्टी के खोल दें तो अवैध बिक्री बढ़ जाएगा। इसी कारण सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। महोदय इसलिए पुस्तक जो है खरीद मैनुअल का पुस्तक है, इसमें सारा जो है 91 में 77 पॉइंट जो दिया गया है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस नियमावली के किसी बंद में परिवर्तन को शिथिल करने का राज्य सरकार को अधिकार है। महोदय मैं तो आग्रह ही कर रहा हूँ, अगर बड़े पैमाने पर छूट देने की बात नहीं, जो पहले से ही फूड लाइसेंस लेकर के गिट्टी, सीमेंट, बालू और छड़ का व्यवसाय करता है उन्हीं को तो छूट देना। मेरा कहना है कि उन्हें ही जो है लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त किया जाए। मेरा इससे आगे की कुछ मांग नहीं है और मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए कहीं से ही टैक्स नहीं देना चाहती, ये बात नहीं है। वो जीएसटी से जुड़ करके सरकार को पूरी टैक्स देने के लिए व्यवसायी में तैयार है और इस सवाल को लेकर के बड़े पैमाने पर सुनान में लगभग 501,000 लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार लोग मांग उठा रहे हैं। इसलिए महोदय सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि आप भी वहाँ से जुड़े हुए हैं और लगातार देख रहे हैं, इन बिंदुओं पर जरूर सरकार विचार करे, संज्ञान में लेकर। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं तो हम लोग तो बिक्री से तो हम लोग तो चला ही रहे हैं। जितना भी लेते हैं लोग बालू के भंडारण, उससे तो बिक्री होता ही है हर जगह। ये भंडारण को भी हम लोग का संचालन करने में लोग गड़बड़ का पुस्तक कार्रवाई करते हैं। ये बाधित इनका लेबर होगा न लोग व्यवसाय को तो घर बनाने वाला भी न बाधित होते हैं, न निर्माण करने वाला न बालू बेचने वाला। अपने बातों को
सदन में और सरकार के सामने रखने का काम किया और सारे नियमों के हवाले से सूचना माननीय मंत्री जी ने आपको दिया और आप के द्वारा जो जो सूचनाएं दी गई, जो समस्या पर आप सरकार के ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, सरकार के सामने आपने अपने बात को रख दिया है और सरकार भी सक्षम तरीके से अपने आपके ध्यानाकर्षण का जवाब दिया है। इसलिए समस्या रखना, जितना जिस सोच के साथ आप समस्या लाए हैं, सरकार भी गंभीरता से उस पर अपना निर्णय लेकर के आपको सूचना देने का काम किया है। सूचना सरकार के सामने है। आप जो है अब जितना कहना था आपने रख दिया, कह दिया। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार गए हैं, कुछ दुकानदारों को लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है। 3 महीना से लगातार वो प्रयासरत भी हैं कि कैसे हम जो है इस तरीके से अपने व्यवसाय को चलाएं, लेकिन उसमें जो तय किया जाता है वहां के खनन पदाधिकारी द्वारा कि इसी दुकान से आपको माल लेना है, और वहां वो जाते हैं तो नहीं मिलता है, बंद हो जाता है उनका 1-1 महीना तक दुकान, पोर्टल नहीं खुलता है, लगातार व्यवहारिक समस्याएं हैं। और दूसरी बात कि छोटे छोटे दुकान जब वो चलाते हैं तो उनको एक ऑपरेटर रख करके पूरे सिस्टम को, माने इतना छोटे छोटे दुकानदार मेंटेन करने के लिए अलग से एक आदमी को लगाना पड़ेगा, उसे तनख्वाह देना पड़ेगा। ये सारी चीजों का भार जो है आम जनता पर ही जाता है। दूसरी बात जो बिहार में हम देखते, हमारा जो रिपोर्ट है कि 10% ही गिट्टी की सप्लाई बिहार से हो पाती है, और हम लोग का पड़ोसी जिला में उत्तर प्रदेश से ही गिट्टी ज्यादा आता, तो वहां पर ये सिस्टम लागू ही नहीं हो पाता, पोर्टल वाला मामला ही नहीं बनता। तो 90% गिट्टी का उठाव जो उत्तर प्रदेश से लोग करते हैं या दूसरे राज्यों से लाते हैं, उनके लिए और संकट है और व्यवसाय में भारी मुश्किल पैदा हो रहा है। इसलिए महोदय हम कहेंगे कि मंत्री जी अगर समय देंगे तो विस्तृत बैठ करके इस पर हम लोग बात करेंगे और बात करके एक सही निर्णय की दिशा में जाने के लिए आपसे आग्रह है। बालू गिट्टी का सवाल है महोदय, जीएसटी टैक्स वो हर जगह वो देते हैं, फिर भी अगर जो दुकानदार से अगर टैक्स लेने की आपको जरूरत महसूस होती है तो इसका कोई सरल और सहज प्रोसेस अपनाया जाए महोदय। और निश्चित रूप से सीमांचल के क्षेत्र का जो बालू है वो बंगाल से आता है महोदय, वो झारखंड से आता है महोदय, तो ऐसे हालत में महोदय तो कारोबार भी ठप हो जाएगा, रोजगार भी ठप हो जाएगा और निर्माण कार्य पर भारी असर पड़ रहा है महोदय। इसको मैं आग्रह करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों जी हैं, तो आग्रह करता हूँ कि इसको सरल और सहज बनाया जाए, जिससे रोजी रोटी का जो रोजगार है तो स्वयं जुड़े हुए लोग ये आसानी से चले। बहुत माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते अध्यक्ष बनेगा, माननीय सदस्य मैं कहता हूँ तो ऑफिस में आ जाएगा, अपना सुझाव दो। आप मंत्री जी से आप संपर्क बना लीजिएगा, उनके कार्यालय में जाइएगा, नियमानुसार जो समुचित होगा, जो नियम कानून बने हुए हैं उसके तहत अगर कठिनाई हो रही है वो मंत्री जी से मिलेगा, वो समुचित समाधान आप और उनके बीच वार्ता के बाद निकालने का काम करेंगे। अब आपके बाद निर्माण के काम बिल्कुल बाकी। आप जो कहना चाहते हैं माननीय सचिव इस पर अमरजीत कुशवाहा जी ने, महबूब साहब ने कह दिया है और सरकार के द्वारा भी स्पष्ट कहा गया, आप एक रोज हमारे कार्यालय में आ जाइए, दफ्तर में आप बतलाइएगा, हम सुनेंगे, नियमानुसार जो समुचित उचित होगा वह कार्रवाई। मंत्री जी के पास सारे नियम हैं। नहीं, अब इसको मैं चाहूंगा माननीय सत्यदेव राम जी, आप
वरीय सदस्य हैं, आसन के तरफ भी देखिए और आज आप कहाँ हैं उसको भी सोचिए। उस संदर्भ में ही हमें और आप और तमाम लोगों को काम करना चाहिए। अब सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 211 के तहत बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से संबंधित समिति का 214वां प्रतिवेदन के लिए सदन में उपस्थापित करता हूँ। माननीय सभापति, अनुसूचित जाति जनजाति अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना संबंधित समिति का 36वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।